समय मैं देख पा रहा हूं कि बैंकिंग के अंदर हर किसी का टारगेट अपकमिंग एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईआरबी क्लर्क के अंदर एक सर्विसमैन में तो एक नेसेसरी है कि आपको क्लरिकल में ही जाना है। डिफेंस की सर्विस से प्रिपरेशन तक का सफर और वहां से फाइनली ज्वाइनिंग तक का सफर। एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब हम एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 10 घंटे 12 घंटे की जॉब है, उसके बाद फैमिली है, स्वयं की माता पिता है, उनको भी संभालने के बाद तैयारी करनी होती है। कभी भी जॉब क्विट करने की सोच रहे हैं, आप क्विट होने से 1 से 1.5 साल पहले सीरियस हो जाओ। नए ऐसे सर्विसमैन सर लोग जो भी तैयारी पे आना चाह रहे हैं सर, एक मैथ की आपके तरफ से गाइडेंस, रीजनिंग की गाइडेंस, इंग्लिश की और जीके की सर स्ट्रेटेजी वाइज गाइडेंस क्या होगी सर, जिससे वो स्क्रैच से इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छी प्रैक्टिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, सिलेक्शन के दौर की हम बात करें तो इस समय मैं देख पा रहा हूं कि बैंकिंग के अंदर हर किसी का टारगेट अपकमिंग एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईआरबी क्लर्क के अंदर है। हर कोई ये देख रहे हैं कि यार, क्योंकि क्लरिकल लेवल एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना केवल हमारे ग्रेजुएट बच्चों को देता है। चलिए, एक सर्विसमैन में तो एक नेसेसरी है कि आपको क्लरिकल में ही जाना है, क्योंकि इसमें आपके बेनिफिट ज्यादा होते हैं। जब हम ग्रेजुएट बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक क्लरिकल लेवल पोस्ट पहले ही प्रेफरेंस होती है कि हाँ, एक जो पैटर्न होता है एज कम्पेयर टू पीओ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो एक उनका साइकोलॉजिकल होता है कि यार चलो यार, पहले मैं क्लरिकल की तैयारी तैयारी करूं। और एक सर्विसमैन कैटेगरी में तो मैंडेट है, क्योंकि जो भी आपके कुछ एक एडिशनल पर्क्स बेनिफिट्स होते हैं वो आपको क्लरिकल में ही जो है वो मिलते हैं। आज हम एक ऐसे एक्स सर्विसमैन सर से बात करने वाले हैं जिनकी जर्नी जो है वो काफी हद तक हमारे लिए इंस्पायरिंग है। डिफेंस की सर्विस से प्रिपरेशन तक का सफर और वहां से फाइनली ज्वाइनिंग तक का सफर अभूतपूर्व होता है। और एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब हम एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 10 घंटे 12 घंटे की जॉब है, उसके बाद फैमिली है, स्वयं की माता पिता है, उनको भी संभालने के बाद तैयारी करनी होती है। और उस तैयारी के साथ एक एम होता है कि मुझे इस सिलेक्शन को जो है वो पाना है। तो जिम्मेदारियों का बोझ प्लस तैयारी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आज हमारे साथ अनुज सर हैं। हाय अनुज सर, हाउ आर यू? हाय सर, फाइन सर, आप कैसे हैं सर? बस बस एकदम शानदार। अनुज सर, अपने बारे में बताइए। अनुज सर, आप प्रॉपर कहाँ से हैं सर, और क्या पढ़ाई करी आपने सर? डिफेंस में कहाँ ज्वाइन किया था आपने सर? कितने साल की सर्विस थी सर, और कब रिटायर हुए आप सर? सर मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर यूपी का हूँ, और मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था सर। सर ज्वाइनिंग से पहले मैं 2004 में एनरोल्ड हुआ था, और सितंबर 24 में मैं रिटायर हुआ सर, डिस्चार्ज हुआ सर्विस से। आप मैं इसका 20 मतलब ईयर्स आप की। एयरफोर्स में थे सर? जी सर, 20 ईयर्स की सर्विस थी मेरी। उस टाइम पे मैंने 4-5 जगह पे पोस्टिंग काटी, जैसे JNK में हुआ, आपका दिल्ली हुआ, जोधपुर, गांधीनगर, इस तरह काफी प्लेसेस पे रहा, नासिक वगैरह भी। और मैं फिर गांधीनगर से रिटायर हुआ सर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर को स्पेशल इनविटेशन हमने विजय महोत्सव में भी किया था, लेकिन कुछ फैमिली पर्सनल कमिटमेंट थी, इसलिए सर वहां ज्वाइन नहीं कर पाए। अदरवाइज विजय महोत्सव पे भी हमारे शान जो है वो सर जरूर बनते हैं। तो सर, कैसे एक डिफेंस की सर्विस से सर एक दिमाग में कैसे आया सर कि बैंकिंग को टारगेट करना चाहिए सर? एक्चुअली सर, मेरे जितने भी कलीग थे ना, वो सब कर रहे थे मुझे छोड़ के, और मैं अपना लाइफ में एंजॉय कर रहा था, और मैं सर्विस में एक्सटेंशन देने के मूड में भी था। जी लेकिन सडनली पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरा एक दोस्त कलीग आया और बोला, यार तू कहाँ ऐसे घूमता रहेगा, एक काम कर, तू बैंकिंग के एग्जाम जस्ट ऐसे ही दे के देख, हो गया तो ठीक है। मैं बोला ठीक कह रहा है, चल ले भर देता हूँ। तो सर मैंने ऐसे करके SBI का एग्जाम भरा फर्स्ट टाइम में, और पता नहीं कैसे मेरा SBI प्री क्लियर हो गया सर। जी और मैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जैसे, मेरा एग्जाम था 4 तारीख को, मुझे 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सर। और मुझे कभी नहीं पढ़ा। एक रात पहले मैंने ऐसे ही देखा कि आता क्या है, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे सर, मैंने वीडियो खोली और मेरे को आप ही की वीडियो मिली, आप मैराथन पढ़ा रहे थे जी यूट्यूब पे। जी और उसमें आप स्लॉक्स और ये क्या कहते हैं, इनइक्विटी पढ़ा रहे थे। इनइक्विटी में वो आपका कॉन्सेप्ट था, जेठ जी आ गए, ससुर जी आ गए। तो मैं वही कॉन्सेप्ट देखा, और मैंने कहा ठीक है सर, भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ जी लेता हूँ, देख के आता हूँ। और मैं उसी कॉन्सेप्ट से सर करके भी आ गया प्री का एग्जाम, और मेरा क्लियर भी हो गया। जी जब प्री क्लियर हो गया तो मेंस की तो तैयारी कभी की नहीं थी, ना पता था, ना प्री की भी उम्मीद नहीं थी। जी तो मैंने सोचा चलो भाई, मेंस भी हिम्मत लगा के देते हैं। मैंने छुट्टी उट्टी ली, बड़ी मेहनत करके
कॉलेज अपने ऑफिस से कि सर मेरा एग्जाम है और मुझे तैयारी करनी है। अब आपको ही पता सर 15 दिन में मेंस तो नहीं होने वाला। मैंने लेकिन फिर भी जितना मेरे में कैपेबिलिटी थी या जोश था मैंने पूरा लगाया, और आखिर में आते आते मुझे फीवर भी आ गया। जी लेकिन मैं जितनी मेरे वो था मैंने पढ़ा, लेकिन सर 15 दिन में आपको बिलीव नहीं होगा, जीएस का तो 0 बटे सन्नाटा रहा मेरा। कुछ नहीं आता था। मैं एग्जाम देने गया, मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन आते थे, 3 में भी मैं श्योर नहीं था कि मैं कितना कर पाऊंगा। जी और फिर मुझे उसमें फेलियर तो आना ही था सर। जी एसबीआई में फेलियर हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इस बार हमने अच्छे से नहीं पढ़े, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से पढ़ के करेंगे। जी फिर हमने तैयारी की नेक्स्ट ईयर सर। उस बार हमारा और बुरा बैड लक, हमने एसबीआई प्री तो फिर निकाला और आईबीपीएस प्री भी रह गया, आरआरबी प्री भी रह गया सर। जी अब घर वालों ने, अब रिटायर भी हो चुके थे, घर वालों ने डाउट होना शुरू हो गया, यार तू करेगा क्या आप, इससे तो काम कर, फैमिली का कुछ काम कर ले। हाँ मैं बोला पापा मुझे 1 साल और दे दो, मैं देख लेता हूँ कुछ हो जाएगा तो, नहीं तो फिर फैमिली का काम तो करूंगा ही। जी बोले यार तुमसे प्री नहीं निकल रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो। और जो रिलेशन में थे लोग, जिन्होंने पहले का भी देखा था, जो वो भी अजीब निगाहों से देखता है। आप किसी उसमें जाते हो ना फंक्शन वगैरह में, जी वहां भी लोगों का देखने का तरीका बदल जाता है जब आप जॉब पे होते हो, जब नहीं होते हो। तो वहां भी मुझे जाने में हिचकिचाहट होने लगी। लेकिन जब ये एग्जाम मैंने इस बार फिल किए, एसबीआई का भी और ये भी और आरआरबी का भी, तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि भाई कैजुअल अप्रोच से तो नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी करूं, प्री से आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा अगर कैजुअल अप्रोच मेरी रहेगी। तो इस बार सर मैंने प्री और मेंस दोनों एक साथ स्टार्ट किए। प्री का तो मुझे लगता था कि ठीक है भाई स्पीड चाहिए, लेकिन मेंस के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट जरूरी होंगे तभी हो पाएगा, वरना अटक जाओगे। और रीजनिंग का तो सर मुझे एक तरह से ना फोबिया है। मैं अपने घर पे अगर रीजनिंग कर रहा हूँ तो काफी अच्छी करूंगा, और एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, मेरे को बेचैनी शुरू हो जाएगी देख के उसको। अरे टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, ये नहीं बनी, ये पजल नहीं हुआ काब, और एक बार गलती से आपने कुछ मिस कर दिया तो सर फिर दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं होती। राइट सर मैं लास्ट टाइम भी जब भी मेरे नंबर्स कम आए हैं, मैंने जितने भी चेक किए सब में रीजनिंग में ही, मैं पता नहीं क्यों डाउन रहा सर। जी फिर मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की। इस बार तो मैंने जो आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह कराई थी यूट्यूब पे, काफी आप 8 बजे के करीब आते थे, 1 1.5 घंटे डेली प्रैक्टिस कराते थे। मैं सर लाइव आके आपके साथ सब पजल्स बनाई हैं इस बार, और उसका मुझे इतना फायदा हुआ जिसका मैं बता नहीं सकता सर। मेरा प्री का तो डर आपकी वजह से रीजनिंग में क्लियर हो गया सर, उसमें मैं कोई डाउट नहीं है सर। जैसे सर मुझे इस बार मेंस में आईबीपीएस में कामयाबी मिली, एसबीआई तो मेरे साथ अभी भी क्रैक नहीं हुआ है मेंस, पता नहीं एसबीआई का तो मेरे से क्या दुश्मनी है, हो ही नहीं रहा है। नहीं, ऑलरेडी आपने सर एक बैंक जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। आई गेस सर आप आईबीपीएस आरआरबी के अंदर जी। क्वालिफाई किए हैं। जी सर। और जी बहुत सर। जल्दी सर की पोस्टिंग जो है वो सर को अलॉट हो जाएगी। सर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज मैं आती है। मैं आईबीपीएस भी किया और सर आईबीएस आरआरबी भी किया। आरआरबी भी किया, आपने किया हाँ, दोनों। सर दोनों हुए, लेकिन एसबीआई मेरे लिए हार्ड हार्ड हो गया सर अभी भी। इस बार उसका इंग्लिश सर मुझे को लगता है कि काफी अच्छे लेवल का भी पूछा था लेवल उन पे लोगों ने। था, यस जी लेवल। सर, काफी अच्छे लेवल की इंग्लिश आई थी। राइट सर, राइट और हमें ये लगता था कि हम एयरफोर्स में थे तो हमें लगता था इंग्लिश तो हमें काफी अच्छी आती है, और इसी कॉन्फिडेंस में हम चले गए। लेकिन जब हमने वहां पढ़ा तो हमें लगा कि हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भारी हो गए सर। तो अनु सर, बेसिकली मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं सर, सर। वो आती हैं कि सर मेरी अभी 15 साल की सर्विस कंप्लीट हुई है, 20 साल की सर्विस कंप्लीट हुई है, 24 साल की सर्विस कंप्लीट हुई है। अभी मैंने, जब मैं ज्वाइन किया था डिफेंस को तो मैं 12th पास था, उस टाइम पे ये था। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फियर है, और मुझे दिख तो रहा है कि असिस्टेंट लेवल के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरी लाइफ एक प्रकार से सेटल तो हो जाएगी। लेकिन वो शुरुआत करने का जो फियर है, क्योंकि अब फैमिली भी है, उनको भी संभालना है, घर भी देखना है, उसके बाद तैयारी भी करनी है। 20 साल बाद मैं वापस किताब खोल रहा हूँ, क्या मैं उस एनर्जी से पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। सर मेरे पास ये मल्टीपल क्वेरीज आती हैं सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? सर मैं ये कहना चाहूंगा अपने साथियों से जो भी 20 में या कभी भी जॉब क्विट करने की सोच रहे हैं, आप क्विट होने से 1 से 1.5 साल पहले सीरियस हो जाओ। जो गलती मैंने की मैं नहीं चाहता आप भी करो। मैं 20 साल तक कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने जॉब करता था, आया और आगे ऐसे एग्जाम दिया। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट हो जाओगे तो कोई कारण नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। जी अगर 1 1.5 साल पहले आप 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन लगती है, जो मुझे अभी रिटायरमेंट के बाद भी लगी है, और आप लोग अगर पहले से शुरू करोगे तो 100% है कि हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आपको अपने ऊपर भरोसा करके स्टार्ट तो करना पड़ेगा सर। डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। 8 से 10 महीने की 10 10 घंटे की पढ़ाई आपको देनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा मैं किस में ज्यादा कमजोर है, और जो भी कुछ है सर वो प्रैक्टिस से और मॉक से ही आना है।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी या मॉक होगा उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा सर, मेरा तो यही मानना है सर। राइट सर, राइट सर। सर अनु सर, जैसे आपने पहली बार जब सिलेबस खोला होगा तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए जो है वो आपको सामने दिखे सर। सर सभी के सिलेबस को आपने गो थ्रू किया सर। सिलेबस मैंने गो थ्रू किया, सिलेबस मैथ का तो सर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था, बीएससी मैथमेटिक्स की थी, तो मैथ में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई सर। जी। लेकिन हाँ, रीजनिंग मेरे लिए बड़ा टफ रहा सर। इंग्लिश भी मुझे लगता था कि मुझे काफी अच्छी आती है और प्री के लेवल की तो मैं कर लेता था सर, लेकिन हाँ, रीजनिंग ने मुझे काफी टफ टाइम दिया सर। तो थोड़ा सा सर मैं आपसे इन डेप्थ पूछना चाहूंगा कि अगर कोई हमारे नए ऐसे एक सर्विसमैन सर लोग जो भी तैयारी पे आना चाह रहे हैं सर, एक मैथ की आपके तरफ से गाइडेंस, रीजनिंग की गाइडेंस, इंग्लिश की और जीए की सर स्ट्रेटेजी वाइज गाइडेंस क्या होगी सर, जिससे वो स्क्रैच से इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छी प्रैक्टिस कर लें सर। मैथ का तो सर आपको बेसिक फाउंडेशन एक बार अपना कोर्स कंप्लीट करना ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सर आपको जितने ज्यादा मैथ के मॉक लगाओगे या क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन देखोगे, एनालाइज करोगे, उससे ही आपकी स्पीड भी एक बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी सर। मैथ तो जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही अच्छा है। और यही हाल रीजनिंग का है सर। रीजनिंग में भी आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ी या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कब कौन सा शब्द आपसे मिस हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा सर। और फिर एग्जाम सेंटर में अगर एक बार आपने एक पजल गलत कर दी, तो मतलब आपके सिलेक्शन के चांस माइनस में चले गए, बिल्कुल। क्योंकि टाइम भी कंज्यूम हो जाता है और सर क्वेश्चन एक भी हुआ नहीं होता है। इंग्लिश में तो सर क्या है कि अगर आपका ग्रामेटिकल पार्ट अच्छा है और आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन वगैरह या आप पढ़ते हैं या आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी रीडिंग की है, और जो आपको नए शब्द दिख रहे हैं उनका आप मीनिंग पता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली उससे आपका काम हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश में डर को तो भगाना होगा कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, डर को तो भगाना पड़ेगा सर। राइट। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इंग्लिश का पैराग्राफ वगैरह, जीएस के लिए जहां तक मैं जानता हूँ, बैंकिंग की आपको बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए, और 6 मंथ का करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है बैंकिंग के लिए सर। राइट सर। जो मुझे लगा 6 महीने उससे बाहर का वो चाहता नहीं है। और आपकी बेसिक जीके, अभी स्टैटिक जीके जीएस पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग। स्टैटिक जीके इस बार काफी आया था एग्जाम में। पहले करंट अफेयर्स ही ज्यादा था सर या बैंकिंग का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार इन्होंने आपके गार्डन भी पूछे हैं, आपकी झील्स भी पूछी हैं, मंदिर भी पूछे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछने लगे हैं सर अभी ये। तो यही है कि अगर आप टच में सर कंटिन्यू आप रहोगे तो सर कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम क्लियर ना हो। तो मैं आपसे सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ सर कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में इंग्लिश का बहुत फियर होता है सर। जी सर। और आईबीपीएस के अंदर सर मैं आपको डेटा बताता हूं सर कि हर साल बैकलॉग वैकेंसी अच्छी खासी ऐड होके आती है सर। बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है सर? करंट ईयर की जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती, वो अगले साल की वैकेंसी में ऐड होके आती है, उसे हम बैकलॉग बोलते हैं। जब आप इसके डेटा को क्लियर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर कि सेक्शनल टेस्ट के अंदर बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग इंग्लिश का सेक्शनल नहीं क्लियर कर पाते। तो इंग्लिश का उनके अंदर फियर बैठा है सर, इसलिए वो पहली प्रायोरिटी आईबीपीएस आरआरबी को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये दिखता है कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क देना है, लेकिन मैं उस फियर को कोप अप नहीं कर पा रहा हूं सर। तो आप जरा स्टेप बाय स्टेप वो फियर को कम करने का तरीका बताइए सर, ताकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बढ़े सर। सबसे पहले तो सर आपका ग्रामर ही तैयार करनी है, जो मुझे लगता है। आपको ग्रामर बेसिक से स्टार्ट कीजिए। कोई भी 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की आपके पास ग्रामर की बुक हो, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे धीरे धीरे करेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको आइडिया आने लगेगा। फिर आपको फाउंडेशन भी कंप्लीट करना है। और जो मैंने बताया सर, रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। हम्म। आप अगर रीडिंग इंग्लिश की करेंगे, आपको एक बार रीडिंग में समझ में नहीं आया, 2 बार में आएगा सर, 3 में कुछ तो पॉइंट आपके होंगे कि जो आपको लगेगा कि इस पैराग्राफ से ये मीनिंग बाहर आ रहा है। हम्म। जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सर। तो मीनिंग निकालने के लिए जो मेरा है, मुझे लगता है कि रीडिंग आपको करनी है। बेशक आपको किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है कि नहीं आता, किसी को भी नहीं आता सर, सबने शुरुआत से ही सीखा है। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि साहब हमको नहीं आता तो हमारे कुछ बेइज्जती हो जाए, कुछ नहीं होता। आपको अपना स्टार्ट करना है, आपको अपने फ्यूचर के हिसाब से देखना है, आपको पढ़ना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सर, तो आपको लगने लगेगा, खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ भाई, मैं अब ग्रामर में ये जो अपना मिस्टेक, सेंटेंस वगैरह, करेक्शन वगैरह आ रहे हैं, ये मैं पकड़ पा रहा हूँ। और सर पैराग्राफ रीडिंग करेंगे तो उससे आपके जो कंप्रीहेंशन आरसी वगैरह के पैसेज हैं वो भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे सर। रहा पैरा जंबल का, पैरा जंबल भी आपका जब ही बन पाएगा जब आप उस पार्ट को रीडिंग कर पाएंगे। तो आपको ये समझ होगा कि कोई भी कहानी कहाँ से शुरू होगी। उसके बाद इंग्लिश में सर कुछ पर्टिकुलर जैसे टॉपिक्स हैं,
पैरा जंबल के हुए, अब क्लोज टेस्ट वगैरह हुए, ये आप जब फाउंडेशन किसी भी टीचर से पढ़ेंगे या तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कि उसमें कुछ पढ़ना है कि भाई ये सेंटेंस अगर पहले स्टार्ट होना है तो कोई ईयर पहले आया होगा, या इस तरह से सर आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही है कि आप उसको सफिशिएंट टाइम देना होगा सर। राइट 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 राइट। रीजनिंग में सर अनु सर आपने कैसे कॉन्फिडेंस गेन किया, और जैसे आपने कहा कि आप लगातार क्लास कर रहे थे, जी कितनी सर, सर वो रीजनिंग में तो क्लासेस आपके मैंने, लिए हेल्पफुल रही सर आपकी प्रिपरेशन में? रीजनिंग की सर जो आपने पजल्स कराई हैं सर, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा सर। मैं जो मिसलेनियस पार्ट था वो तो अच्छा कर लेता था, लेकिन मेरे पे पजल एक भी नहीं बनती थी, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे पे नहीं बनती थी। और मैं बहुत मेहनत करके बनाता था, बन भी जाएगी तो 15 से 16 मिनट एक पजल मेरी खा रही थी, प्री की भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर आपका मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप पॉसिबिलिटी से मत डरिए, अगर किसी चीज में पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप पॉसिबिलिटी बना लीजिए। मैं इस इनिशियल में पॉसिबिलिटी नहीं बनाता था, एक ही में स्टार्ट करके उसको एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करता था सर, और वो मेरी बनती नहीं थी ना मैक्सिमम टाइम। फिर आपने बोला कि नहीं, पॉसिबिलिटी लेके चलना है, और आपने जो कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से बताया है ना सर, कि भाई पॉसिबिलिटी तो लेके चलनी पड़ेगी, कुछ नहीं होता, आप काटते जाओ, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो आपको बड़ी आसानी से उसी स्पीड से सर, फिर मैं उसी स्ट्रेटेजी से मैंने सीखना भी शुरू किया। और जब आप धीरे धीरे एक ही टाइप की पैटर्न की पजल्स बनाने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने भी लगेगा सर। बेट यही है कि जब भी क्लास हो रही है उस पर ध्यान देंगे किस तरह टीचर्स ने स्टार्ट किया है, और किस तरह से टीचर्स ने उसमें आपकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया है। ये सब आपको करेंगे तो सर पजल्स में आपका इंप्रूवमेंट 100% आएगा। प्रैक्टिस तो सर मेंस है ही। राइट राइट सर राइट और सर। मेंस की पजल तो फिर भी आपका टाइम लेती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मुझे अच्छा लगा सर, सबने मुझे बोला कि लॉजिकल रीजनिंग की तरफ मत जाना, कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, ये ठीक होगी या नहीं होगी, तुम्हारे नंबर कट भी सकते हैं। और मैं जो इस बार पास हुआ हूँ सर, मैं लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ही हुआ हूँ, मुझे तो ये लगता है। उसमें मैंने कहा कि भाई गलत तो, क्योंकि एग्जाम जो लेवल काफी टफ था सर, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। जी जी। मुझे लग रहा था भाई क्वेश्चन छोड़ के आके भी क्या ही करूंगा, नेगेटिव हो सकता है। जो मेरी समझ में आ रहा है मेरी नॉलेज से, ये एजम्पशन या आपके निष्कर्ष वगैरह के जो क्वेश्चन थे, हम्म, इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट वाले, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने पढ़ा, उनको अच्छे समझा, जो मुझे लगा, तो सर मैं जो भी मेरे मार्क्स आए, क्वालिफाई हुआ उसका कट ऑफ, वो मेरा लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ही हुआ। क्योंकि बाकी तो उसमें पजल और ब्लड रिलेशन तो कभी कभी आपको लगता है कि सर ये बन जाएगा, और जब आप ब्लड रिलेशन बनाने जाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं अटका के छोड़ देता है। राइट। मेंस में मेरे साथ यही हुआ, मेरे स्टार्टिंग के 7-8 मिनट एक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ने बर्बाद किए, और मैं उसको भी छोड़ना पड़ा मुझे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, उसको तो 100% अटेम्प्ट लेना ही है सर। मशीन इनपुट आउटपुट भी बन जाता है, बशर्ते कि आपके पास टाइम बचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कई हमारे सर्विस में ऐसे सर लोग होते हैं जो ऑलरेडी जॉब पे होते हैं सर, जो जी सर। जॉब के साथ टाइम निकाल रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। कैसे सर वो टाइम बैलेंस करें सर, बीइंग इन अ जॉब, और किस तरह से एक्स्ट्रा टाइम देके क्लास भी कर लें, प्रिपरेशन भी कर लें, रिवीजन भी कर लें, क्या? सर क्लास तो लाइव तो कभी हो नहीं पाएगी सर, सर्विस में रहते हुए, जी ये तो मान के चलिए सर। जी। और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको आने के बाद नाइट में या इवनिंग में अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा आपको वो रिपीट करनी है, क्लास रिकॉर्डेड पढ़नी ही पड़ेगी सर। हम्म, उसके अलावा कोई ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप पुलिस अपने ऑफिस से ज्यादा देर एब्सेंट भी नहीं रह सकते, और आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। राइट राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेबस है या मेरा कोर्स है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपको जाना है जाना, आपको फैमिली कमिटमेंट भी निकालने हैं, बच्चों का स्कूल वगैरह भी देखना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको, हर बंदे का अपना अपना पर्सनल प्लानिंग होती है कि उसको किस तरह से ड्यूटी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही सर उसको प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 1 से 1.5 साल तो सर लग ही जाते हैं। तो अगर आप सर्विस में रहने से पहले से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि जब हम रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के अंदर ही आपको जॉब मिल जाए, या रिटायरमेंट होने से पहले पहले ही मिल जाए। तो बेसिक बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप सर्विस में रहते हुए ही स्टार्ट तो कर ही दीजिए। राइट इससे आपका फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा, आपका सर जो घर का रूटीन लाइफ है वो चलती रहेगी। राइट सर राइट सर। एक अनुसार एक सर्विसमैन की क्वेरी मेरे पास ये आती है सर कि मैंने 12th पास किया हुआ है और मेरी सर्विस 15 साल 20 साल की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के थ्रू एलिजिबल हूँ, या फिर मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा? अगर आपके पास इसकी बिट नॉलेज है तो जरूर दें सर हम सभी को। सर जो आर्मी से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके साथ आप एलिजिबल हो, उसमें कोई इशू नहीं है सर।
आपको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सर्विस ने आपको प्रोवाइड किया 15 साल सर्विस के बाद और कॉपल प्रमोशन या आर्मी में नायक प्रमोशन पास करने के बाद, उससे आप 100% एलिजिबल हो। क्या और ये उसके साथ आप सर्टिफिकेट लाइक सभी को मिलता है सर? सभी को मिलता है सर, जिनकी पेंशनेबल सर्विस होती है और जो अपना रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट करके जाते हैं। राइट, राइट, राइट। अनु सर, मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है सर? मॉक की भूमिका को आप कितना देखते हैं सर, और किस तरह से एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को मॉक को सीरियस लेना चाहिए सर? मॉक की सर मेरी लाइफ में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि मॉक तो आदमी को, अगर इनिशियल में लगा रहे हो तो आपको स्टार्टिंग कर रहे हो, वीक में 2 या 3 से भी शुरू कर सकते हो। और जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े तो डेली एक मॉक भी अगर आप लगाओगे और उसको एनालाइज करोगे तो उसको आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारी वीकनेस क्या है और हमारा अच्छा पार्ट क्या है। इस तरह से अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो सडनली अगर एग्जाम सेंटर में जाके बैठ गए तो फिर आपको ना टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और ना ही ये क्वेश्चन का पता लगेगा। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम किस क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन जब उसमें करने जाता है तो काफी टाइम कंज्यूम कर जाता है। हो जाएगा बेशक, लेकिन लेंथी होता है काफी। और जबकि हम उसको मॉक में देखेंगे या टीचर्स कहीं पढ़ा रहे होंगे वहां पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इसका ये ट्रिक भी है, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये सब जो अनुभव आपको मिलेगा सर मॉक से ही मिलेगा। तो मॉक की तो मेरी लाइफ में, मुझे लगता है जो भी एक्स सर्विसमैन तैयारी कर रहे हैं उनको मॉक पे तो ध्यान विशेष कर देना चाहिए। किस तरह से आपने अनु सर मॉक को एनालिसिस करने का एक फॉर्मूला डिकोड किया था, और किस तरह से आप एनालिसिस को इन डेप्थ किया करते थे सर? मॉक का सर मैंने कोई भी मॉक दिया और उसके बाद मैं उसके जब एनालिसिस करना था, जो मेरे गलत क्वेश्चन होते थे, कभी कभी क्या होता है जो उसमें आंसर दिए थे वो भी काफी लेंथी हो जाते हैं सर। जी। उसके बाद मैं उनको सर्च करता था कि सर ने कुछ पढ़ाया है फाउंडेशन में, सर ने क्या ट्रिक बताई है, इससे सॉर्ट कैसे हो सकता है। और आप अगर यूट्यूब पे देखोगे क्वेश्चनों में लगभग हर ट्यूटर ने उस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपने उस पे ध्यान दिया कि भाई मेरा टाइम इस तरह से बचेगा और आपको ये भी पता हो सकता है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे इस क्वेश्चन से दूर रहना है। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपको सबसे मेन सर मॉक टेस्ट ही है। राइट सर, राइट सर। सर, मॉक के अंदर एक सेक्शनल मॉक का भी ऑप्शन आता है। जी सर। सेक्शनल मॉक मतलब आपने केवल मैथ दे दिया, या मैथ्स में आपने केवल डीआई दे दी, या आपने केवल सिंप्लीफिकेशन दे दिया, अप्रोक्सीमेशन दिया। क्या सर आपने भी सर इन सेक्शनल मॉक को दिया है, और अगर दिया है तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स दिखे सर? मैंने सेक्शनल मॉक दिए हैं सर, और मैंने जो दिए हैं जैसे सिंपलीफिकेशन का, आप मान के चलिए सिंपलीफिकेशन तो मेरा डेली रूटीन में था कि मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाने से पहले एक बार सारी टेबल और ये सब आपका स्क्वायर क्यूब ये सब एक बार पढ़े, और कुछ भी नहीं तो 10 15 या 20 से तो मॉर्निंग में शुरू करके जाता था, सिंपलीफिकेशन करके ही जाना है। जी। इससे क्या है कि सर आपका एक रिदम बन जाता है सिंपलीफिकेशन में, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में जितनी जल्दी आप निपटाओगे उतनी जल्दी आपको बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। तो सिंपलीफिकेशन तो सबसे मोस्ट जरूरी पार्ट है कि उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। वो 10 से 15 जो भी क्वेश्चन है, अगर आप उनको डेली प्रैक्टिस में डालोगे तो एग्जाम में आपके 5 से 7 मिनट के अंदर वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। जितना भी मुझे लगता। उसके बाद डीआई, डीआई पे भी सर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप डीआई भी कर ले रहे हो और डीआई की भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 3 डीआई डेली बना रहे हो, तो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होती है सर। आपको एक आइडिया होता है कि किस तरह की कैलकुलेशन, मुझे लेंथी कैलकुलेशन ना करके स्मॉल कैलकुलेशन से मैं किस तरह से इस आंसर पे, पर्टिकुलर आंसर पे किस तरह से पहुंच सकता हूँ। राइट। और मैंने सेक्शनल मॉक्स सब लगभग हर सब्जेक्ट के दिए हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, और सर चाहे आपका मैथ। रीजनिंग में और जो सबसे ज्यादा है कि कभी कभी आपको लगता है कि डर कि भाई मुझसे नहीं होगा, उसका तो सर मेरे को जो लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उससे भिड़ जाओ। ना होगा ना होगा, अभी भी नहीं हो रहा है, करोगे तो तेरे चांसेस के आप उसमें सफल हो जाओ। राइट। और मुझे सर मैं तो उसी तरह से सफल हुआ, वरना मैं तो आपको सही बता रहा हूँ रीजनिंग से तो मुझे लगने लगा था एक बार कि नहीं हो पाएगा भाई, ये रीजनिंग मेरे से नहीं होगी। जी। राइट सर। कितना एक अगर मैं वो मोमेंट की बात करूं सर, जहां पे आपने कहा कि सर्विस के बाद आप लगभग 1 से 1.5 साल जो है वो आपने तैयारी पे लगाया सर, इस फेज को आप कैसे देखते हैं सर? उन एक्स सर्विसमैन एस्पायरेंट्स को आप क्या गाइड करेंगे सर, जो अभी सिर्फ सोच रहे हैं तैयारी करने का, लेकिन अभी वो सीरियस माइंडसेट अभी नहीं आ पा रहा है? जो बीच के, जो आपने 1.5 साल की सर, जो जैसे आपने कहा कि आप घर में थे सर, तो वो लर्निंग आपकी क्या है सर, और उससे आप मैसेज क्या देंगे सर? वो भी काफी अच्छी लर्निंग थी सर। उसमें जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है आपको समाज का ही रहता है, मेरा जो मानना है सर। जी। क्योंकि लोग आपको इससे पहले किसी और नजर से देख रहे थे, सडनली उनकी नजर चेंज हो जाती है। और अगर आपको बैंकिंग के लिए तैयारी करनी है सर,
तो मैं फिर से यही कहूंगा कि ये इंतजार ना करें कि मैं रिटायर हो जाऊं। जी। रिटायर होने से 1 से 1.5 साल पहले आप शुरू हो जाइए। 100% चांसेस हैं कि आप रिटायरमेंट के आसपास आपको जॉब मिल जाएगी, और आपके ऊपर फ्यूचर का जो भी आपका बर्डन है वो आपको फील नहीं होगा। वरना अगर आप 1 1.5 साल रुकेंगे तो जो आपकी सेविंग है वो भी आपकी कंज्यूम होगी, ऊपर से आपके पास फैमिली प्रेशर भी होगा, और आप खुद भी इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे जी। कि भाई मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और फैमिली प्रेशर तो सर अपनी जगह बराबर कंटिन्यू रहता है। जी। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सर्विस में रहते रहते 1 1.5 साल से आप शुरू कर दीजिए। उसमें कोई इवेंट बट रखेंगे या दिमाग में ये रहेगा कैजुअल अप्रोच, तो फिर तो मुश्किल है, फिर 1 1.5 साल मेरा वाला सीन होने वाला है। मैंने सर फंक्शन भी अवॉइड अवॉइड कर दिए थे पूरे अपनी लाइफ से, मैं जाना ही बंद कर दिया था, कहीं नहीं जाऊंगा। और पढ़ने का ऐसा था, रात की नींद भी गायब हो जाती, कभी कभी ना एंजाइटी टाइप भी होती है सर आपको, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होती है कि जी। यार जॉब छोड़ दिया, अब आगे कैसे। जी। और अगर आप जॉब छोड़ने वाला डिसीजन कोई भी आदमी ले रहा है तो सर उसको पहले प्लानिंग तो करनी चाहिए। जी। सडन में अगर किसी ने छोड़ी है तो उसके लिए दिक्कत आती है सर, बाहर कंपटीशन तो अपनी जगह है ही। जी। और फिर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एग्जाम ये करने बैठे, प्रैक्टिस वगैरह पूरी पूरी रात निकल जाती थी सर। अगर रीजनिंग की कोई क्लास रिपीट मोड में लग गई तो पूरी मैराथन कंप्लीट नहीं होती थी रात में। फिर सो गए, दिन में पढ़ रहे, शेड्यूल भी पूरा डिस्टर्ब, और सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब सर। तो इससे बेटर यही है कि आप 1 से 1.5 साल पहले, मस्ट है सर कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मेरे पास और एक इसकी गारंटी जरूर है कि आप प्रिपरेशन अगर दिल से करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा सर। ये नहीं मेरे है कि पास नहीं होगा। मेरे पास अनुज सर एक क्वेरी आती है सर कि मेरी सर्विस जो है वो 20 साल हो गई है, और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं सेकंड इनिंग स्टार्ट करूं। मुझे इंट्यूशन है कि मुझे करना है, लेकिन अंदर से नहीं आ पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल मैं छोड़ दूंगा तो फैमिली है, माता पिता है, इनको संभालना है, फिर एक रिस्क जोन मैंने फैक्टर ले लिया है अभी। तो सर मुझे थोड़ा सा आप गाइड करो, मोटिवेट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अपने शब्दों में तो सर उनको क्लैरिटी दे देता हूँ। इस सवाल का आपके अनुभव के हिसाब से एक सटीक जवाब क्या होना चाहिए सर? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब आप जॉब छोड़ते हो तो फियर तो होता है। वो मेरे साथ भी था, और जो भी कोई छोड़ेगा उसके साथ भी रहेगा सर। क्या पता जॉब मिले या क्या पता जॉब ना मिले, लेकिन आदमी को अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए सर। राइट। और अगर आप जॉब छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो तो आप ऐसे ही तो नहीं ले रहे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क है, तभी आप सर्विस में गए थे। बाकी लोगों को जब भी आपने कंपटीशन दिया था, इतने लोगों से compete करके ही आप वहां पहुंचे हो। और अगर आप में स्पार्क है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप सेकंड कैरियर स्टार्ट ना कर सकें। आप 100% करेंगे, बस खुद पे भरोसा और टीचर की अप्रोच ही जो फाउंडेशन प्रैक्टिस पे आपको भरोसा रखें। मेरा तो सर यही मानना है, और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपका पर्सनल जो मेन डिसीजन है वो आपको एक डिसीजन पे रहना पड़ेगा कि या तो क्विट करनी है या नहीं करनी है। बीच में जो रहेंगे कि भाई मैं क्विट नहीं भी करूंगा और करूं ना करूं, उनके लिए काफी टफ हो जाता है सर। डिसीजन शुड बी फर्म सर। अनु सर, किस तरह से आप देखते हैं सर, जैसे हमने सर वी आर द फर्स्ट जिन्होंने यूट्यूब के अंदर सर एक्स सर्विसमैन पे हमने बात करना स्टार्ट किया। न केवल बात करना स्टार्ट किया सर, सही इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। फिर हमने एज पर रिक्वायरमेंट सर हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैचेस प्लान किए सर। और इस साल जब हम बम्पर सिलेक्शन देख पा रहे हैं तो हमें खुशी है सर कि जो इनिशिएटिव हमने लिया था, आज हम अपने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को एक सही डायरेक्शन देख पा रहे हैं, मतलब दे पा रहे हैं। किस तरह से आप हमारी सर ओवरऑल जर्नी को देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये कितना बेनिफिशियल है सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए? सर आपका तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ, आपने तो मुझे, जब तक आपने ये स्टार्ट भी नहीं किया था आप यूट्यूब पे, उससे पहले से भी आप एक्स सर्विसमैन को कवर कर रहे थे सर। सर। आपका एक ना एक वीडियो तो एक्स सर्विसमैन को लेकर पर्टिकुलरली आता ही है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने हमेशा से एक्स सर्विसमैन को तरीज दिया, उनको तरीका बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपने ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग के सर हैं, आपने सिर्फ रीजनिंग ही बताया है, आपने उनको मैथ भी बताया है, इंग्लिश भी बताया है, और इवन जीएस में भी आपने उनको गाइड किया है। तो जो मुझे लगता है जो आपके पर्टिकुलर भी बैच चल रहे हैं सर एक्स सर्विसमैन को लेके, सभी के लिए बेनिफिशियल है सर। उसमें जो पढ़ाने का अप्रोच है, और उनको ये भी लगता है कि बेसिक से स्टार्ट करना है। कुछ क्या होता है कि कुछ बंदे स्मार्ट हैं या उनको कैचिंग पावर अच्छी है, वो जल्दी पकड़ लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। कुछ स्लो भी रहते हैं, उनको बेसिक से चाहिए कि भाई सडनली ये आंसर कहाँ से आया। मुझे लगता है कि आपके चैनल पे जो भी सर अभी ये पढ़ा रहे हैं, आप हैं चाहे अरुण सर हैं, वो बेसिक से समझ जाते हैं कि बंदे को कहाँ दिक्कत आएगी, और वो बेसिक से उसी तरह से उसको लेके चलते हैं, और उनकी क्वेरी भी अगर कुछ हो तो वो आपको क्वेरी भी बताते हैं। तो सर जो आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा
बेनिफिट हुआ हूँ सर मुझे तो, और मैं तो सबको कहता हूँ कि एक बार आप उसको फिर से जरूर देखें। नहीं, बड़ी खुशी है सर, लास्ट ईयर के बाद अभी जो इस बार हमने सिलेक्शन देखे सर, बहुत बम्पर सिलेक्शन सर एक सर्विसमैन कैटेगरी में हुए हैं। और हमें खुशी है सर कि जो एक मन में फियर है उसको हम लगभग सही इंफॉर्मेशन देके क्लैरिटी दे पा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो डेडिकेटेड कंटेंट है हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा प्रोवाइड कर पाए। और एक सीरियस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हमें फॉलो कर रहे हैं सर, उन्हें इससे काफी जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। लाइफ में कितना चेंज अनुसर आया जब से फाइनल सिलेक्शन में नाम आया सर, और कितना जीवन में परिवर्तन अभी आप देख पा रहे हैं सर, और आसपास के सिचुएशन का कितना बदलाव हुआ सर समाज का, अपने शब्दों में जरूर बताएं सर। सर जो मैं देख पा रहा हूँ लोगों की नजर में फिर से आपकी जो रेस्पेक्ट गई हुई थी वो वापस आ गई है। जिन लोगों को ये लगता था कि भाई अब हो गया अब नहीं होगा, हाँ, आपने जैसे ही 2 एग्जाम क्रैक किए वही आपसे आके पूछेंगे कि कि यार कैसे किया कैसे भाई तूने। किया, कैसे किया यार, इतनी जल्दी कैसे कर लिया। नहीं तो उससे पहले वही लोग थे कह रहे कुछ नहीं, जॉब छोड़ के आ गया, अब क्या पेंशन पे जिंदगी काटेगा। हाँ, ये लोगों की माइंडसेट हो जाता है। लेकिन उनको गलत साबित करने, अगर आपको, मैं तो फिर भी ये कहूंगा आपको जॉब करनी नहीं करनी वो आपका डिसीजन है, सेकंड करियर। लेकिन खुद की रेस्पेक्ट के लिए एक बार एग्जाम जरूर क्रैक करें, जिससे कि सामने वाला आपको ये ना बोले कि भाई एग्जाम नहीं हुआ, उनको फिर ये रहेगा कि भाई मैंने एग्जाम क्रैक किया, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मेरे घर की हैसियत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं अब अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ कि जॉब को, या मेरे को जब मैं उतना सक्षम हो चुका हूँ कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म, लेकिन एक बार सिर्फ सामाजिक ताने बाने से बाहर निकलने के लिए आपको एग्जाम तो जरूर क्रैक करना चाहिए सर, जो मुझे लगता है। राइट सर, राइट सर। कई अलग अलग एग्जाम सर एक सर्विसमैन कैटेगरी में होते हैं सर, जैसे आप सीजीएल भी दे सकते हैं, आप जी और सर। एग्जाम्स भी दे सकते हैं। क्यों आपने पर्टिकुलर सर बैंकिंग के अंदर क्लरिकल को ही फोकस किया? और मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा सर, मैं बस ऊपर ऊपर पूछूंगा आपको कि क्या आपको पर्क्स बेनिफिट ऐसे दूर से दिखते हैं सर कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए बैंकिंग के अंदर क्लर्क में काफी अच्छे हैं? सर एक तो जो मुझे लगता है वो पे प्रोटेक्शन सबसे पहला। पे प्रोटेक्शन और किसी में मुझे दिखा नहीं, और इसलिए मैंने पर्टिकुलरली बैंकिंग ही चुना सर। क्योंकि आप 20 साल की जो आपने पे अर्न की थी, आप उसको सडनली बिल्कुल माइंड जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। पे प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। सेकंड, आपकी पोस्टिंग में भी इतना ज्यादा नहीं है क्लर्किकल में, होम जोन आपको मिल ही जाता है साल 2 साल 3 साल में, अगर आप हैं कैपेबल तो आपको मिल जाएगा, और एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। इसलिए सर मैंने बैंकिंग किया, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल भी ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको वही पोस्टिंग का ही सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज, आपको पोस्टिंग फिर ऑल ओवर इंडिया रहना ही पड़ेगा सर। यही सब सोच के मैंने सर बैंकिंग चुना है सर। राइट सर, राइट सर, राइट सर। जो हमारे नए सर अभी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सर लोग अभी सोच रहे हैं बैंकिंग क्लरिकल को फोकस करने का, उनको आपकी एक श्योर शॉर्ट एडवाइस क्या होगी सर कि देखो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये चीजें करते जाओ, आपके आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही हो जाएगी और आप काफी कम टाइम में चीजों को पा लोगे सर। क्या ऐसे मंत्र आपके पास हैं सर? सबसे पहले तो आप रीजनिंग, मैथ या इंग्लिश जो भी आप उसका फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए। फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद आप मॉक पे आ जाइए। और ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ पहले प्री ही करना है, मैं मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि मेंस के लिए जब रिजल्ट आ जाता है सर, हार्डली अब तो 7 दिन भी देने लगे हैं, 10 दिन भी, इससे ज्यादा का टाइम मिलता नहीं है। और राइट। इस 10 दिन में एग्जाम क्रैक होना फिर सर बहुत टेढ़ी खीरा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई कर लेते होंगे वो ज्यादा जीनियस रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। और अगर आपने ये सोचा है कि भाई मुझे बैंकिंग करनी है, तो सर आपको सीरियस स्टडीज की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना होगा। और अगर आपको लगेगा कि मैं एसएससी भी करूंगा और बैंकिंग भी करूंगा, तो फिर आपका दिक्कत है। आपको एक पर्टिकुलर चीज चूज करनी होगी अगर आप बीच में गओ, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है, उसमें अलग है इसमें अलग है। उसमें जीके को ज्यादा महत्व दिया है, इसमें नहीं है। और इसमें लिमिटेड है जीए, उसमें लिमिटेड नहीं है, उसमें तो अनलिमिटेड, पता नहीं कहाँ तक का वो पूछ ले, कोई का है ही नहीं। तो आपको एक चीज पर पर्टिकुलरली फोकस रहना है कि अगर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बैंकिंग की ही तैयारी करूंगा। और मुझे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है तो निकालना है, बेशक जैसे फूड नेसेसिटी है ऐसे ही पढ़ाई भी नेसेसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगी, तभी आपका सर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा फ्यूचर भी रहेगा और आप ज्यादा इजीली इसको क्रैक भी कर पाएंगे। हमने सर जब ये चिट चैट सेशन विद टॉपर से स्टार्ट किया, तो हमने इससे पहले सर एक इंटरनल जो है वो सर्कुलेट किया था मैसेज हमारे स्टूडेंट के बीच में। तो उनकी कुछ क्वेरीज है सर, वो क्वेरीज मैं सीधे आपसे पूछता हूँ सर, और आपको उनका सर सर जो है वो जवाब देना है।
पहली क्वेरी है सर हमारे सूरज कुमार सर से। हेलो सर, मेरा नाम सूरज कुमार है, मेरी सर्विस में भी 1 साल बचा हुआ है। मैं हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर अगर मैं डेडिकेटेड 3 घंटे की प्रिपरेशन करता हूँ तो क्या ऐसा होगा कि रिटायरमेंट तक मैं कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम दे पाऊंगा? बिल्कुल दे पाएंगे सर। अगर आप 1 साल डेडिकेटेड होके पढ़ेंगे तो बिल्कुल दे पाएंगे सर। आपको लेकिन डेडिकेशन देना ही होगा। और 3 घंटे जो आपने बोला है उसमें फिर कम नहीं हो सकते सर। ये 3 घंटे तो आपको लगानी है, आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उससे नीचे तो नहीं जा सकते। ठीक। क्योंकि कोई भी टॉपिक है आपको क्लियर होने में टाइम लगेगा सर। क्योंकि 20 साल आप पढ़ाई से दूर रहे हैं, आपको सडन स्टार्ट करने के लिए टाइम तो लगेगा सर। ठीक। हेलो सर, मेरा नाम मिथिलेश मिश्रा है सर। मेरी सर्विस में जस्ट 2 महीने बचा हुआ है। मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं इंग्लिश में लगातार इंप्रूव कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। उसका फियर मुझे ज्यादा दिमाग में आता जा रहा है। मैं इसको ओवरकम कैसे करूं सर? इंग्लिश में जो मार्क्स लाने का है सर, फियर से तो आपको ओवरकम आ जाएंगे, लेकिन आपको रीडिंग जैसे ही आप बढ़ाएंगे सर, आपके इंग्लिश में मार्क्स भी इंप्रूव होने शुरू होंगे। क्योंकि जो पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आते हैं वो काफी अच्छे मार्क्स के आते हैं। 10 to 15 मार्क्स के, वो 15 तो रहते ही हैं। 10 to 15 मार्क्स तक आपको, उससे आपको ज्यादा इजीली आप अपने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और आपको रीडिंग पे अगर आपका पकड़ आ जाएगी एक बार, तो आप उसके हिसाब से सेंटेंस में भी आपको देख के ही पता लगेगा कि इसमें कुछ पार्ट में कुछ गड़बड़ है, इस सेंटेंस एरर में यहाँ पे कुछ है। इसलिए रीडिंग तो मेरे हिसाब से सबसे मस्ट है। रीडिंग और प्रैक्टिस। रीडिंग आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश में पकड़ बनती चली जाएगी। और जो फियर है वो अपने आप ऑटोमेटिक मार्क्स आने के बाद दूर हो जाए। ठीक है। हेलो सर, मेरा रिटायरमेंट जून 2025 में हुआ था। मैं उसके बाद मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं मॉक दे रहा हूं सर। मेरे मॉक मॉक में मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, एनालिसिस भी करता हूं, लेकिन उसके बाद भी गलतियां नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए मुझे सर? ये हर किसी के फेज के लिए आता है सर। कुछ समय के लिए आप स्टक हो जाते हैं कि भाई मैं तो इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, नीचे तो आ जाता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा। ये मेरे लाइफ में भी आया और उनके लाइफ में भी आ रहा है। मैंने भी मॉक काफी लगाए, एनालिसिस करता था, तो मैं अपना वही अगर 3 दे रहा हूँ तो 65-70 के आसपास रुक जाता था। मैंने कहा यार ऊपर जा ही नहीं रहे, ऊपर जा ही नहीं रहे, तो ये मेरे साथ 2-3, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था हार्डली 1-2 मार्क्स ही ऊपर नीचे आ पा रहे थे। तो अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपको लिटिल बस थोड़ा सा और पुश करना है सर। उसके बाद आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आना ही आना है। जो वो कर रहे हैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे चले हुए हैं। उनको जितने ज्यादा मोग लगाएंगे उनकी स्पीड में एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। ये पीरियड सभी के लिए आता है बीच में कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो मार्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस, आप एक्यूरेसी कितनी मेंटेन कर पा रहे हैं इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। हेलो सर, मेरी सर्विस को 1 साल, मतलब मेरे रिटायरमेंट को 1 साल हो गया है सर। मैं लगातार तैयारी कर रहा हूं लेकिन अब मैं तैयारी के साथ साथ सामाजिक प्रेशर भी मेरे दिमाग पे आने लगा है, जो झेल पाना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। मुझे सही मार्गदर्शन करिए सर। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन जो मेरे साथ गुजरी है वो उनके साथ गुजर रही है। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अपने आप को पढ़ाई में डेडिकेट कर दो और बाहरी नॉइज को एकदम कट कर दो। किसी की नहीं सुननी है। क्योंकि कोई ऐसे अगर आपको टोंट कर रहा है तो वो आपका चिंतक तो है नहीं। लेकिन इससे आपको एक मोटिवेशन भी लेनी है कि मुझे इन इंसान के लिए कि एक बार सफल होकर जरूर दिखाना है। राइट। और जिस दिन आपको ये मोटिवेशन आ जाएगा, आप बाहरी नोज को कट कर दो और कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही लोग आपके घर आएंगे और आपसे मिलने आएंगे। हेलो सर, मेरा नाम आकाश कार्तिकेय है सर। मेरी सर्विस में मुझे 6 महीने बचे हुए हैं। सर मुझे कुछ ऐसे मोटिवेशन फैक्टर बता दो जिससे मैं पूरा डेडिकेट होके बैंक एग्जाम की जो है वो तैयारी कर पाऊं। सर को कुछ मोटिवेशन फैक्टर चाहिए सर। मोटिवेशन का जो फैक्टर है, सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है कि अगर आप बिना जॉब के बाहर रह रहे हो तो समाज आपका, आपका टोंटबाजी और तानाकसी, सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर इतना हो जाएगा कि आप खुद ही सोचोगे कि भाई मुझे करना है। और अगर आप अपने बच्चों को लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको सेकंड कैरियर तो अपनाना ही है। अगर आप बैंकिंग के लिए तरफ जा रहे हो तो आपको अपने फ्यूचर भी देखना है, अपने चिल्ड्रंस का और अपनी फैमिली का वेल बींग भी देखनी है। तो आपको तैयारी करनी है। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कोई। आप एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि क्या मैं इसको सही तरफ शिक्षा दे पा रहा हूँ, क्या इतने पैसों से मेरा गुजारा हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आपको अपने आप को पुश करना है और डेडिकेशन उसी से आएगा। कोई बोले कितना भी, लेकिन जब आपकी फैमिली का आप डेडिकेशन, आपको फैमिली को देख के करेंगे कि भाई मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो आपका डेडिकेशन भी आएगा और मोटिवेशन भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सर। आज आपसे बहुत सारी मैंने बातें करी सर, और न सर केवल आपकी लाइफ की जर्नी का हमने बात किया सर। जो एक
क्वेरी सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की होती है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया सर। तो सबसे पहले तो अनु सर, आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। एंड इट्स थैंक्स अ ग्रेट लॉट। ऑनर सर, आपके थॉट बहुत ही मोटिवेटिंग है सर। बहुत रियलिस्टिक आपने अप्रोच ना केवल अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी है, हम सभी को आपने मार्गदर्शन किया है सर। और मुझे उम्मीद है कि जो एक्स सर्विसमैन इस वीडियो को भी देख रहे होंगे सर, वो आपकी सभी बातों से जो है वो काफी जो है वो मोटिवेट होंगे सर। तो अनु सर, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक्स अ लॉट सर। और आपसे आपकी बात करके सर ऑनर फील हो रहा है सर। आपसे बात करना एक ड्रीम कम ट्रू वाला मूवमेंट है सर। क्योंकि इससे पहले यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हुए देखा है सर। और मैं तो मानता हूँ कि आप काफी मेहनत करते हैं सर। इतना जितना आप मेहनत करते हैं, अगर आपने किसी भी बंदे ने आपको सिर्फ फॉलो किया ना सर, उसका एग्जाम क्लियर होना बहुत इजी हो जाएगा। उसको जो इधर उधर की अप्रोचेज है, जो आपको इधर उधर के आपको कहते हैं कि भटकाव है जीवन का, उससे तो थोड़ा दूरी बना ली जाएगी आपके थ्रू से। सर सर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक डेडिकेशन रखना है सर और सर अपना फोकस रखना है, उससे आपका 100% सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है किसी का भी कि सिलेक्शन नहीं होगा। सर तो नहीं और सर वही है कि अपने ट्यूटर पे भरोसा रखना है, क्योंकि ट्यूटर काफी रहते हैं, लेकिन अगर आप बार बार सडनली चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत आती है सर। क्योंकि दैट किसी सर का पढ़ाने का अप्रोच कुछ और होता है, किसी का कुछ। ट्यूटर सभी अच्छे हैं सर, सारे बेस्ट हैं। मैं नहीं कहता कि ये खराब है या वो खराब है, सब बेस्ट पढ़ाते हैं। और मेरा तो मानना है कि जिससे आपको समझ में, जिससे आपको अच्छा आ रहा है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करिए, बीच में उनको फिर आप छोड़िए मत। क्योंकि अगर आप इधर उधर चेंज करेंगे तो आपको डिस्ट्रक्शन भी आएगा और आपका जो आपकी प्रोग्रेस थी वो भी स्लो हो जाएगी। राइट सर। नहीं सर, बिल्कुल पूरी जैसे आपने कहा ना सर कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो एक इंफॉर्मेटिव और जेन्युइन कंटेंट की जो एक नीड है सर, पूरी कोशिश है सर कि इस पे और इसको कितना जो है वो बेटर किया जाए, ताकि एट द एंड जो गोल है सर आपके सिलेक्शन का, वो जो है वो प्रॉपर फुलफिल हो जाए। सो अनु सर, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया सर। आपकी कंप्लीट फैकल्टी ही सर उस पर पूरा ध्यान दे रही है, चाहे वो संतोष सर हो, अरुण सर हो, आप हो सर, चाहे जीए के लिए विवेक सर हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सारे ही डेडिकेटेड हैं। और आपने जो फीस सबसे कम रखी हुई है ना सर, जी सर। उसका भी बहुत इफेक्ट है। आपने इतना ज्यादा कुछ वो नहीं रखा हुआ है कि साहब हम जो 10,000 या 15,000 की फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आपने मिनिमम रखा हुआ जितने में इतना तो। और फिर अगर आप बिना फीस के किसी को पढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं है। फीस जी तो रखनी ही चाहिए, और इतना तो जरूर है कि क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरी फीस गई है तो भाई मुझे पढ़ना भी है। राइट। वरना तो फिर अगर आप फ्री में पढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू में सर लोग इतना फोकस नहीं देते कि भाई ये तो फ्री की चीज है। आपकी सर फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और सर मैं आपको फ्यूचर के लिए गुड विशेस देता हूँ। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे सर। पूरी 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 सर कोशिश है सर कि आप लोगों की कैटेगरी को कंटेंट लेवल पे कितना चीजों के आपको आसान बनाया जाए। और होपफुली सर, इस बैच से भी आप निकले हैं, अगले बैच से हमें और अनुज सर हमें मिलेंगे सर। और बिल्कुल सर। उनकी भी जर्नी को हम सर बहुत अच्छे से देख पाएंगे। सो वंस अगेन अनुज सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट तो सर। ये थे हमारे अनुज सर। इंडियन एयरफोर्स की 20 इयर्स की सर ने सर्विस करी थी। और सर के साथ बड़ा अच्छा जुड़ाव था मेरा, है ना। एक कॉमन हमारे एक तिवारी सर हैं, वो भी अभी बैंक में पोस्टेड है। विजय महोत्सव में भी सर आए थे, सर के थ्रू कनेक्शन हुआ। और लगभग हम लोग मिल ही जाते विजय महोत्सव में, पर सर के एक पर्सनल फैमिली कमिटमेंट्स थे, जिस कारण से सर हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर जब हम एक्स सर्विसमैन स्पेशल एक इवेंट कर रहे होंगे, तो आपको सबसे आगे अनुज सर जरूर दिखेंगे। और वहां पे हम सर का सम्मान करते हुए एक गौरवान्वित जो है वो क्षण महसूस कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि एज अ एक्स सर्विसमैन आपको अनुज सर की स्ट्रेटेजी बहुत इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ, सही विजन के साथ आपको समझ में आया होगा। उन्होंने वो सारी बातें शेयर की जो एज अ एक्स सर्विसमैन आपको नीड होती हैं। उन्होंने वो सारे एक्सपीरियंस शेयर किए जो एज अ स्टूडेंट हम हर तरीके से जो है वो फील करते हैं। मुझे उम्मीद है क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में है, डिसिप्लिन दिमाग में है, डिसिप्लिन सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऑलरेडी 20 इयर्स की पर्याप्त डिसिप्लिन सर सीखी है, बस उसको पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करना है। और उतना आपने फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। मिलेंगे हम एक और सेशन में, जहां हमारे साथ एक और अनुज सर होंगे, और उनके साथ हम उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बड़ा धन्यवाद।
थैंक यू।